पहले हम इसको डिस्कशन करने के पहले यहाँ तक पहुँचे कैसे, उसको भी एक बार आपको छोटी सी स्टोरी के माध्यम से डिस्कस करना चाहेंगे। तो ये बात है करीब 500 BC पूर्व की। तो उस समय महर्षि कणाद थे, ठीक है, इंडिया में, हमारे भारत में, है ना। कौन? इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड एंड डिवाइड करते जाएं तो हमें एकदम छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर मिलेगा विच विल नॉट फर्दर डिवाइडेड। उस चीज को उन्होंने क्या कहा, उसका नाम उन्होंने रखा परमाणु, ठीक है, ठीक है। इनका क्या था, इनका कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर we will get a smallest particle which further cannot be divided. This particle is called as क्या नाम दिया उन्होंने इस पार्टिकल को? परमाणु, परमाणु, ठीक है। एट द सेम टाइम ग्रीक में कौन थे ये? ग्रीक फिलोसोफर, इनका नाम था डेमोक्रिटस। इन्होंने इसी परमाणु का नाम दिया एटम। उन्होंने कहा था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज एटम, ठीक है। ये चलता रहा, ये मान्यता चलती रही बहुत दिनों तक, जब तक कि एक साइंटिस्ट थे लेवॉइजर, जिन्होंने केमिकल साइंस की एस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। तो इन 18th सेंचुरी, कब, यहाँ ये कब की बात है? 500 BC की, बहुत पुरानी। उसके बाद आ गए 1800 में, यानी 500 से कितना आगे बढ़ गए, तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ? कौन से साइंटिस्ट थे? लेवॉइजर, ठीक है। ये लेवॉइजर ने केमिकल साइंस की स्थापना की, एस्टेब्लिश्ड, स्टार्टेड केमिकल साइंस, है ना, लेड फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद सबसे पहले शुरुआत इन्होंने की, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने 2 नियम निकाले, एस्टेब्लिश्ड द लॉ। कौन कौन से थे वो लॉ? पढ़ चुके हैं आप, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन एंड लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। देखिए, इस कहानी से हम लोग ये सीखेंगे कि साइंस हमको कहाँ से कहाँ लेकर के आ गई, और अगर हम हर समय सोचते रहते हैं तो हम उस डायरेक्शन में अच्छे से आइडियाज लेकर उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये 2 लॉ जब डिस्कवर हुए तो साइंटिस्ट के पास कुछ था नहीं कि हम किसके बेस पर इनको एक्सप्लेन करें कि ऐसा क्यों होता है। लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन
लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन कहता था कि कोई भी कंपाउंड ले ले, सपोज पानी है, पानी हम ले लें, चाहे हम पृथ्वी पर ले, चाहे हम मंगल ग्रह पे जाए, चाहे चंद्रमा पर जाए, चाहे हम समुद्र से पानी लें, नदी से पानी लें, कहीं से भी पानी लें, पानी अगर लेंगे तो पानी में जो दो एक मॉलिक्यूल होगा वो दो ही एलिमेंट से बना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना होगा, और उनका रेशियो बाय मास कितना होगा, H2 का 2:16, ठीक है, या 1:8 H2O, यही रेशियो होगा। तो ये लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन था। दूसरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या था, या इसको हम कहें कि इसको कंजर्वेशन ऑफ मास, वो ये कह रहा था कि हम जितना रिएक्टेंट लेते हैं प्रोडक्ट उतना ही बनता है। तो साइंटिस्ट कुछ सोचने पर मजबूर हुए कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना दिमाग लगाया, लेकिन सबसे पहले जो प्रपोज्ड और जिसको सबने माना वो था डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी इनको एक्सप्लेन करने के लिए रखी। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये कह रही थी कि हर एलिमेंट is made up of very small particle that is called as atom। और जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात हुई ना, तब इन्होंने ये थ्योरी अपनी प्रपोज की। तो अब आ गई डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। आप जब तक इसका थोड़ा सा हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे डेवलपमेंट का, तब तक आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ने में मजा नहीं आएगा। इसलिए हम एकदम वेरी शॉर्ट में आपको सारी चीजें बता के फिर हम आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पर ले जाएंगे, इसको भी हम लोग आजकल मानते हैं, ठीक है। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये कह रही थी कि सभी मैटर है वो मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल इन एंड दिस टिनी पार्टिकल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। All matter is made up of very tiny particles and which are called atom, and these atoms participate in the reaction। देखिए, जो एटम हमको दिखाई नहीं देता उसकी डिस्कवरी में हमको कितने साल लग गए उसके स्ट्रक्चर को जानने में, है ना। एंड द एटम इज इनडिवाइजिबल। उन्होंने कहा कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनडिवाइजिबल, एंड नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो हम इसको बना सकते हैं, ना हम इसको नष्ट कर सकते हैं। डाल्टन की थ्योरी आप एकदम सिंपल है, बिल्कुल याद रखना, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। और फिर इन्होंने क्या बताया कि एक ही एलिमेंट के एटम्स हर रेस्पेक्ट में एक जैसे होते हैं। इसको आप ऐसे समझ लो, लोहा, आयरन लेंगे तो एक आयरन की रॉड के जो भी एटम्स होंगे, कहीं से भी आप लोहा लेंगे, आयरन लेंगे, तो आयरन और आयरन के एटम एक जैसे होंगे हर जगह। लेकिन आयरन का एटम गोल्ड के एटम से टोटली डिफरेंट होगा, आयरन का एटम एल्यूमिनियम के एटम से टोटली डिफरेंट होगा। यानी इनका कहना था सेम एलिमेंट के एटम्स आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट एंड डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये भी आपको कुछ ज्यादा नहीं है। तो एटम्स ऑफ same element are same in all respect, ठीक है, and atoms of different elements are different
ऑल रेस्पेक्ट, सेम एलिमेंट के सारे एटम्स ऑल रेस्पेक्ट में सेम होंगे और डिफरेंट एलिमेंट्स के सारे एटम विल बी डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। Combines in the ratio of small whole number, यानी जो एटम कंबाइन होते हैं वो होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होते हैं। ये नहीं कि आधा, पौना, 1.5, 2.5, पौने 3 ऐसे वाले एटम्स पार्टिसिपेट इस तरह से मतलब टूट करके पार्टिसिपेट नहीं करते। पार्टिसिपेट करेगा तो पूरा का पूरा एटम करेगा, या तो 1 करेगा, 2 करेंगे या 3 करेंगे। जैसे हाइड्रोजन का ही आपने देखा, पानी में H2O में 2:1 इस प्रपोर्शन में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। जब पानी बनेगा तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे। इस तरीके से उन्होंने बताया कि होल नंबर्स में, आधे में नहीं, टुकड़ों में नहीं, होल नंबर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केवल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, या हम कहें दी रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ईच कंपाउंड इज कांस्टेंट। ठीक है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ईच कंपाउंड इज फिक्स। जैसे अभी पानी का ही देखा, पानी में संख्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की फिक्स है, और टाइप ऑफ एटम्स भी रिलेटिव नंबर मतलब संख्या, एंड काइंड मतलब वैरायटी। जैसे पानी है, पानी केवल किससे बना है, काइंड मतलब कितने प्रकार के एटम्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही बना है। तो ये फिक्स है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे, और उनकी रिलेटिव संख्या कितनी होगी, रिलेटिव संख्या हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 1 ही होगी। तो यहाँ तक इनकी उस समय ये जो थ्योरी थी इट वाज करेक्ट, जो ऑब्जर्वेशन किया गया वहाँ तक उस समय तक लोगों का जितना नॉलेज था उस नॉलेज में अप्लाई करने पर ये थ्योरी एकदम फिट बैठती थी। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी हुई उस समय की। ये चलता रहा 1900 तक। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी 1800 से शुरू हुई और 1900 तक चलती रही। 1800 के लास्ट में डिस्कवरी हुई। 1886 में लगभग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई 1886 में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की हुई। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद ये कंसेप्ट आया कि नहीं, एटम्स में भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम से भी छोटे पार्टिकल एटम में होते हैं, जिसको भी हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जिनसे कि एटम बना है। तो फिर ये कंसेप्ट आया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला। ठीक है, तो जब ये कंसेप्ट आया कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, क्योंकि डिस्कवरी हुई और वो एटम में से निकल रहे हैं, इसका मतलब एटम का जो मॉडल इन्होंने बताया था कि एटम इनडिवाइजिबल है और इसको अब फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, इसमें कोई स्मॉलर पार्टिकल नहीं हो सकता है, वो थ्योरी फेल हो गई वहाँ पर। जब वो थ्योरी फेल हो गई तो एटम का क्या स्ट्रक्चर होगा ये जानने के लिए साइंटिस्ट ने फिर से एक्सपेरिमेंट करना चालू किए, और सबसे पहले एटम का मॉडल लेकर के जो आए वो जे थॉमसन थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी की थी और एटम के लिए मॉडल भी प्रपोज किया। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बाद आया जे थॉमसन मॉडल। ठीक है, यानी एटम का मॉडल सबसे पहला थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अभी उस समय इनको जितनी जानकारी थी इसके हिसाब से ये इन्होंने बेस्ट प्रपोज किया था, उस समय जितना भी डिस्कवरी हुआ था उस समय के हिसाब से। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इसी का एक और नाम है रेजिन पुडिंग मॉडल। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से बना है। ठीक है, इस तरीके एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इन दिस स्फीयर। इस तरह से नेगेटिव चार्ज स्फीयर में एम्बेडेड है
और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। ठीक है, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि एटम इज मेड अप ऑफ positively charged sphere and electrons are embedded in this positively charged sphere। और उस समय तक ये तो पता ही था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। कोई चार्ज नहीं होता है तो टोटल मिलाकर के देखेंगे कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब इसका जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल है। तो ये बात इन्होंने प्रपोज की कि जो चार्ज हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये भी वाली बात इनकी सिद्ध सही हो गई कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हैं, इक्वल हैं, इसका मतलब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलकर दोनों को एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो एटम इलेक्ट्रिकली कैसा हुआ, न्यूट्रल हुआ, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो वहां पर उस दौर में ये मॉडल एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि वहां तक की जो भी जानकारी थी, जो भी नॉलेज था लोगों का, उसमें ये एकदम एडवांस नॉलेज था और डिस्कवरी पर बेस्ड था, इसलिए ये मॉडल प्रपोज हुआ। लेकिन थोड़े दिन बाद रदरफोर्ड, एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो उस एक्सपेरिमेंट को ये थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब थॉमसन मॉडल उस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो इनका ये जो मॉडल था वो रिजेक्टेड हो गया और फेल हो गया और एक नया मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया गया बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जिससे उस समय साइंटिस्ट की दुनिया में तहलका मच गया और एक बहुत बड़ी डिस्कवरी उसको माना गया। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से एक बहुत बड़ी डिस्कवरी जुड़ी, यानी उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी एटम में न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हुई। क्या था ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट? देखिए, रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड फॉइल ली और गोल्ड फॉइल को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया। तो जब गोल्ड फॉइल को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया गया, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो जो भी बचता है वो अल्फा पार्टिकल कहलाता है, यानी हीलियम का न्यूक्लियस। तो जब बम्बार्डिंग हुई तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे पास थ्रू द गोल्ड फॉइल में से पास होकर के निकल गए। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स पास होकर के निकल गए गोल्ड फॉइल में से। इसका मतलब रदरफोर्ड ने इसी को ऑब्जर्व किया और इसके बेस पर उन्होंने अपना ये बनाया। ये थोड़ा ध्यान देना है, लाइन आप स्केल से खींचेंगे एकदम सीधी आनी चाहिए, जो इनमें थोड़ा सा कर्व कहीं कहीं आ गया है वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, ज्यादातर देखिए जो सीधे एकदम एरो जा रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है एंड सम डिफ्लेक्टेड थ्रू ए सर्टेन एंगल। कुछ क्या थे, डिफ्लेक्ट हो गए एक सर्टेन एंगल से, यानी ज्यादातर तो सीधे चले गए, उनमें से कुछ डिफ्लेक्ट हो गए थ्रू ए सर्टेन एंगल एंड वेरी फ्यू बाउंस बैक।
देखो यहाँ पे कंपैरिजन करो, देखो ज्यादातर सीधे जा रहे हैं, उससे कुछ कम डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और सबसे कम बाउंस बैक हो रहे हैं। बाउंस बैक मतलब टकरा करके वापस हो रहे हैं। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन इन्होंने किए। ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी कोविड के कारण अभी हटा दिया है इसको, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको समझना भी चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस है एटम के अंदर। इस एक्सपेरिमेंट से इस बात की डिस्कवरी हुई। इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व, पहले बात तो ये कि एक्सपेरिमेंट था क्या, एक्सपेरिमेंट था कि गोल्ड फॉइल लेकर के, गोल्ड की पतली पन्नी बना करके, और उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की गई। तो क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, कोई और क्यों नहीं ली। तो आप पढ़ते हैं ना, मेटल हाईली मैलिएबल होता है गोल्ड का, तो गोल्ड की जितने भी मेटल है उनमें सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी गोल्ड की होती है, यानी गोल्ड को पीट पीट करके बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है, एकदम पतली थिन चादर बनाई जा सकती है, थिनेस्ट, जितनी पतली से पतली बनाई जा सकती है। इसलिए इन्होंने गोल्ड को लिया, क्योंकि इसकी मैलिएबिलिटी हाई होती है, पतली थिन शीट हमको उनको मिल जाएगी इसलिए। और अल्फा पार्टिकल्स इसलिए लिए थे क्योंकि एनर्जी में अल्फा पार्टिकल्स होंगे तो जो न्यूक्लियर एटम में जो भी पॉजिटिव चार्ज है, ये तो पता चल गया था कि एटम में पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी। तो ये सोच करके अल्फा पार्टिकल लिया गया था कि अल्फा पार्टिकल हल्का है और जब एनर्जी के साथ जाएगा तो वो डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, यानी जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन ऐसा सोच करके, एक्सपेक्ट करके उन्होंने ये चीजें ली थी, लेकिन जब इन्होंने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन आया वो ये आया कि ज्यादातर गोल्ड फॉइल तो निकल गए, यानी सॉरी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो गोल्ड फॉइल में से निकल गए, लेकिन कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ सर्टेन एंगल से, ये सर्टेन एंगल बना करके यहाँ तक आए और लेकिन डिफ्लेक्ट हो गए। और कुछ ऐसे भी थे जो वहां तक गए और वापस आ गए, जहाँ जिस डायरेक्शन में गए थे उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। तो जिस डायरेक्शन में गए उसी डायरेक्शन में वापस आ गए, उसको हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या कह रहे हैं, बाउंस बैक। तो वेरी फ्यू बाउंस बैक, ज्यादातर सीधे निकल गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ एंड वेरी फ्यू बाउंस बैक इन द सेम डायरेक्शन। तो इनका ऑब्जर्वेशन क्या रहा, रदरफोर्ड का तीन मेन ऑब्जर्वेशन थे इनके। एक, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल, ठीक। और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, सम अल्फा पार्टिकल्स deflected through certain angle। और तीसरा क्या था, very few alpha particles bounced back। बाउंस बैक मतलब टकरा के वापस लौटे, इनकी संख्या बहुत कम थी। शब्दों पे ध्यान देना है आपको, ज्यादातर सीधे चले गए, थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए थ्रू सर्टेन एंगल एंड वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक। तो ये ऑब्जर्वेशन से उन्होंने अनुमान लगाया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, इससे कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने, कंक्लूजन ये निकाला कि ज्यादातर सीधे चले गए, निकल गए, इसका मतलब इनको कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिला रास्ते में, इसीलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट, इससे अनुमान लगाया इन्होंने। कंक्लूजन क्या निकले, पहले वाले से ये कंक्लूजन निकला कि मोस्ट ऑफ द एटम इज वेकेंट, या मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज वेकेंट, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट, इसीलिए सब सीधे निकल गए, कोई रास्ते में विघ्न बाधा इनको नहीं मिली। दूसरा था सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू सर्टेन एंगल, इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स कुछ एंगल बना करके डिफ्लेक्ट हुए, तो इन्होंने ये अनुमान लगाया
कि अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो निश्चित रूप से एटम के अंदर कहीं पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। इससे यह अनुमान लगाया यानी दूसरे वाले से कि जो डिफ्लेक्शन हुआ इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ पर कोई पॉजिटिवली चार्ज एटम के अंदर कोई चीज है। तो एटम मस्ट, सिंस सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, इसलिए क्या लगाया अनुमान कि एटम मस्ट हैव ए पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। इसको नाम दिया इन्होंने न्यूक्लियस। और तीसरी बात, जो बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स टकरा के वापस आए, बहुत कम टकरा के वापस आए, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में that is confined in very small space in comparison to atom। एटम के कंपैरिजन में ये पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा है, क्योंकि अगर बड़ा होता तो ज्यादा एटम रिफ्लेक्ट हो, मतलब वहां से बाउंस बैक होकर के ज्यादा एटम वापस आते, क्योंकि बहुत कम एटम आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत कम पार्ट है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और बाकी स्पेस खाली है, क्योंकि ज्यादातर सब निकल गए, और उससे ज्यादातर निकल गए, उनसे कुछ कम डिफ्लेक्टेड हुए हैं। इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन कम स्पेस में है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन होना और बाउंस बैक होना ये किसका कारण है? पॉजिटिव चार्ज का कारण है। तो ये उस समय के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी उस समय हुई थी। ठीक है, मतलब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से क्या डिस्कवर हुआ था? न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। अगर कोई आपसे पूछ दे कि कोई एक एक्सपेरिमेंट लिखिए जिससे ये सिद्ध होता है कि एटम में न्यूक्लियस है, तब भी ये एक्सपेरिमेंट जाएगा। जिससे ये सिद्ध होता है कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, तब भी यही एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था? तो ये जो अभी हमने आपको बताया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग ऑन गोल्ड फॉइल, ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट में? तो ये इनके ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? क्योंकि हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उसको देख करके कंक्लूजन निकालते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन इन्होंने ये निकाला। ठीक है, ये तो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक। इसका मतलब क्या हुआ कि द पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, positively charged nucleus is confined into very small space in comparison to atom। यानी एटम के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, इन कंपैरिजन टू एटम। तो इन कंक्लूजन और इन ऑब्जर्वेशन के बेस पर इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया एटम का, जो उस समय थॉमसन का मॉडल फेल्योर होने के बाद उसको एक्सेप्ट किया गया, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था? अब देखिए, there is a positively charged center in an atom is called as न्यूक्लियस। एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, एंड नियरली ऑल द मास ऑफ एटम resides in the nucleus।
ये भी बात बड़ी डिस्कवरी थी। एंड नियरली ऑल द मास ऑफ एटम reside in the nucleus. Then दूसरा, the electron revolve around the nucleus in circular path. इन्होंने अपने जो एटॉमिक मॉडल था उसको कंपैरिजन करके, किससे, सोलर सिस्टम से कंपैरिजन करके ये एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था कि जिस तरह सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं उसी तरह से ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in circular path. Yes. The next one is the size of the nucleus is very small as comparison to atom. Size of the nucleus is in comparison to atom. ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का कंसेप्ट विच वाज एक्सेप्टेड। लेकिन ये मॉडल थोड़े दिन तक रहा और एक्सेप्ट किया गया, लेकिन जैसे ही न्यू डिस्कवरी हुई और ये मॉडल फेल हो गया। ये मॉडल जैसे ही मैक्सवेल की थ्योरी आई, उसी समय मैक्सवेल की थ्योरी आई थी, तो मैक्सवेल थ्योरी ये कहती थी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है तो वो रेडिएशन इमिट करता है। तो सर्कुलर मोशन में घूमने का मतलब हुआ है, इसको ऐसे समझो कि कोई भी चार्ज पार्टिकल घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में इसमें कोई एनर्जी होगी। अगर ये घूम रहा है तो ये रेडिएशन इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा तो इसका पाथ छोटा हो जाएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो इसका पाथ छोटा हो जाएगा। तो जितना बड़ा गोला बना रहा है कोई घूमने में, वो उतना ज्यादा एनर्जी है। पाथ श्रिंक होना का मतलब हुआ छोटा गोला हो गया और छोटा हो गया और छोटा हो गया, तो हम कहेंगे कि ये श्रिंक हो गया। तो ये थ्योरी, जब मैक्सवेल की थ्योरी आई तब ये हुआ कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज है, तो अगर ये घूम रहा है तो फिर इसमें से निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन, ये रदरफोर्ड के ड्रॉबैक क्या थे, ये आया मैक्सवेल थ्योरी जब आई तो ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल अगर घूमता है तो इट लॉस द, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है और ये घूम रहा है तो ये एनर्जी लॉस करेगा। अगर एनर्जी लॉस करेगा मतलब रेडिएशन इमिट करेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये इस तरह से इसका पाथ धीरे धीरे श्रिंक होता चला जाएगा, और श्रिंक होते एकदम छोटा होते एनर्जी लॉस होती जाएगी, पाथ श्रिंक होता जाएगा, और इसको एटम के न्यूक्लियस में टकरा जाना चाहिए और गिर करके खत्म हो जाना चाहिए। ये एटम स्टेबल होना नहीं चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं न्यूक्लियस के बाहर तो, क्योंकि मैक्सवेल थ्योरी ये कह रही थी कि चार्ज पार्टिकल जब भी घूमता है तो वो एनर्जी लॉस करता है रेडिएशन के फॉर्म में, और वो पाथ सिंक हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और पाथ छोटा होते कम हो जाएगा। तो एटम स्टेबल है नहीं। एटम स्टेबल है इसका मतलब रदरफोर्ड कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो रदरफोर्ड की थ्योरी गड़बड़ है, क्योंकि एटम तो स्टेबल है। तो ये रदरफोर्ड के थ्योरी में जो मॉडल था उसमें कमी आ गई। तो ये स्टेबिलिटी क्यों है एटम में, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो सिद्ध हो चुका था मैक्सवेल थ्योरी। तो उसके हिसाब से एटम अनस्टेबल होना चाहिए, यानी उसको खत्म हो जाना चाहिए, बट विद इन सेकंड खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन एटम स्टेबल है। स्टेबल क्यों है ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए। तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी क्या हो गया, या रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक क्या हो गए, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ठीक है ना, तो ड्रॉबैक, could not explained the
स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और दूसरा क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि कुड नॉट एक्सप्लेन, यहाँ पे और बड़ा भी लिख सकते थे आप कि मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से जो मैंने बताया ना पाथ श्रिंक हो जाएगा, इस तरह से डायग्राम बना करके और पाथ श्रिंक करके भी आप बता सकते हो कि एटम को स्टेबल होना नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन को विद इन सेकंड न्यूक्लियस में सॉल्व होकर के पूरे एटम को नष्ट हो जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, एटम्स आर स्टेबल विच ही कैन नॉट एक्सप्लेन या ही कुड नॉट एक्सप्लेन। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन अगर आप जैसे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप वो भी दे सकते हैं विद डायग्राम, ये वाली बात, ठीक है। दूसरा क्या था, ही कुड नॉट गिव द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ और किस तरह से किस स्कीम के साथ प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर भी वो नहीं दे पाए थे। तो इसीलिए रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया। फेल होने के समय फिर डिस्कवरी हुई, तो उस समय एक साइंटिस्ट थे नील्स बोर आए और उन्होंने उसी मॉडल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके बताया कि मतलब उन्होंने इस बात का रीजन दे दिया कि इलेक्ट्रॉन क्यों इस तरह से न्यूक्लियस में गिर करके एटम को नष्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि एटम जब तक न्यूक्लियस के बाहर घूमता है, एक तो उन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर पाथ है वो फिक्स है, ऐसा नहीं कि हर पाथ जो है वो इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा। ये जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का उसको नाम दिया डिस्क्रीट ऑर्बिट, यानी जो एटम के बाहर जो इलेक्ट्रॉन के घूमने का पाथ है वो फिक्स है और उसका नाम है डिस्क्रीट ऑर्बिट या कहेंगे क्लोज्ड ऑर्बिट। डिस्क्रीट ऑर्बिट या क्लोज्ड ऑर्बिट की ये स्पेशलिटी है कि इलेक्ट्रॉन जब तक वहां रहेगा एनर्जी को ना लॉस करेगा ना गेन करेगा, ना लेगा एनर्जी और ना देगा एनर्जी। तो ये रदरफोर्ड ने बताया। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या आ गया, इन्होंने ये बताया कि जो एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस ये सपोज न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पाथ में चक्कर काटते हैं, इनका जो पाथ है वो फिक्स है और इस फिक्स्ड पाथ का नाम क्या है, इस फिक्स्ड पाथ को कहते हैं हम एनर्जी लेवल या डिस्क्रीट ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं इस फिक्स्ड पाथ। ठीक, ये एटम के बाहर यानी एटम में इलेक्ट्रॉन के घूमने फिरने के लिए ये पाथ हैं, ये इन्होंने बताया बोर्स ने, और इन पाथ को नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया, जैसे ये फर्स्ट पाथ है यानी न्यूक्लियस के सबसे बाहर, जो न्यूक्लियस के एकदम क्लोजेस्ट है, इसका नाम हुआ के शेल। इसको शेल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, मतलब ये क्या है, ये शेल भी है, इसका नाम ऑर्बिट भी है और इसका नाम एनर्जी लेवल भी है। ठीक है, और ये ऑर्बिट कैसे हैं, ये ऑर्बिट है डिस्क्रीट ऑर्बिट या इन्हीं को कहेंगे क्लोज्ड ऑर्बिट। ये डिस्क्रीट ऑर्बिट या क्लोज्ड ऑर्बिट क्या होते हैं, यहाँ नोट लगा लीजिए। क्लोज या डिस्क्रीट से मतलब हुआ कि जब तक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है ना तो एनर्जी गेन करेगा ना लॉस करेगा, ये इनकी विशेषता होती है क्लोज्ड ऑर्बिट या डिस्क्रीट ऑर्बिट की। तो यहाँ लिख लीजिए डिस्क्रीट ऑर्बिट क्या होते हैं, क्लोज्ड ऑर्बिट क्या होते हैं। तो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर का जो शेल है नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, इसको के कहते हैं, इसको एल कहते हैं, ये एम है, ये एन है। यानी न्यूक्लियस के बाहर जो पहला शेल मिलेगा, यहाँ से हम चलेंगे तो फर्स्ट शेल मिला उसका नाम हो गया के, सेकंड शेल मिला उसका नाम हो गया एल, थर्ड शेल का एम और फोर्थ शेल का एन नाम हो गया। ठीक है, तो ये जो शेल है, ये जो 1 2 3 4 है, ये n की वैल्यू है। अगर n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेल कौन सा डेजिग्नेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग डेजिग्नेशन ऑफ शेल होगा। ये बताया बोर्स ने, डेजिग्नेशन ऑफ शेल या ऑर्बिट। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो k शेल, 2 है तो l, 3 है तो m, 4 है तो n
5 है तो Lm N O P एंड सो ऑन, जैसे जैसे यहाँ बढ़ती जाएगी PQRST तक ऐसे बढ़ती जाएगी शेल का डेजिग्नेशन। ये बोर्स का एटॉमिक मॉडल आ गया। और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब तक ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, जिस तरह से प्लैनेट घूमते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के चारों तरफ, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं और इसीलिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं और न्यूक्लियस में गिरते नहीं हैं, इसीलिए एटम स्टेबल है। और ये जो पाथ है इसको क्लोज या डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं। और हर सर्कुलर पाथ, यहाँ भी एक एक पॉइंट पे सर्कुलर पाथ है, बट हर सर्कुलर पाथ इज नॉट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। केवल वही सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई हो या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। या तो एंगुलर मोमेंटम कहते हैं MVR को, ये बड़ी क्लास की बात है थोड़ा सा, मीन्स 11th वालों के लिए, 9th वालों के लिए तो मतलब उनको नहीं ये पता होगा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, शायद फिजिक्स में पढ़ रखा हो, इसलिए 9th क्लास वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है और 11th वालों के लिए कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, उनको तो पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो MVR इक्वल टू या तो h/2 पाई होगा या फिर MVR इक्वल टू N इंटू h/2 पाई होगा। इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऐसा होगा। वही पाथ यहाँ पे जैसे इसके लिए हो गया h/2 पाई, इसके लिए क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो ये h/2 पाई हो गया, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये n की वैल्यू बढ़ती रहेगी, उसके हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो अभी आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि न्यूक्लियस के पास में एक इलेक्ट्रॉन के शेल में है, एक इलेक्ट्रॉन एन शेल में है, के शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी कि एन शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो एनर्जी यानी एंगुलर मोमेंटम MVR देखेंगे तो यहाँ n की वैल्यू 1 हो गई के शेल में, तो h/2 पाई इतना ही बचा, लेकिन एन शेल में देखेंगे तो 4, ठीक है, तो 4 इंटू h/2 पाई, तो किसमें ज्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस शेल में ज्यादा होगी, इसमें कम होगी। यानी क्या सीखा आपने कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी शेल की ऑर्बिट की एनर्जी न्यूक्लियस से दूर वाले की ज्यादा होगी, न्यूक्लियस से पास वाले की कम होगी। ये बोर्स का एटॉमिक मॉडल। अच्छा, बोर्स ने जो इलेक्ट्रॉनिक दूसरा इनका ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का ये नहीं बता पाया था कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं एटम में, कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। बोर्ड ने ये कमी भी दूर कर दी। इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं एटम में कहाँ कहाँ हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन की कमी भी दूर हो गई। इन्होंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। इन्होंने इसके लिए बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2n² के फॉर्मूले के हिसाब से होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू n² स्कीम, ठीक है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल कितने होंगे, तो फर्स्ट सेल में कितने होंगे 2n² के हिसाब से। यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल, तो सेकंड शेल में भी 2n² के हिसाब से, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सेकंड शेल में 2 इंटू 2 का स्क्वायर, n की वैल्यू रख दी, तो हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे सेकंड शेल में। अब आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल ये होंगे 2n² के हिसाब से। और थर्ड सेल ये है ना, ये देखो थर्ड सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू 1 है, सेकंड सेल के लिए n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है थर्ड है, तो 2n² हियर n इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए थर्ड में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इंटू
3 का स्क्वायर यानी 3 तिया 9 दूनी 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं थर्ड शेल में। फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल, मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ये बोर्स ने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल आर 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 4 कुछ 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में कितने होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बोर्स ने प्रपोज किया। ये थ्योरी तो इनकी आज भी सही है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो निकलती है इतनी ही निकलती है। क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे, तब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी ही निकलती है। वो कैसे निकलती है वो आप जब डिटेल में उस मॉडल को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो ये वाली बात हो गई। तो बोर्ड ने ये बता दिया कि फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर खोजना चाहें तो खोज सकते हैं, मिल सकते हैं इलेक्ट्रॉन से कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद आ गया प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स थ्योरी और उसके बाद डिस्कवरी हो गई डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर की और इलेक्ट्रॉन की। तो प्लैंक्स थ्योरी ये कहती थी कि जो लाइट है, लाइट को तब तक वेव माना जाता था, लेकिन प्लैंक्स थ्योरी आई तो प्लैंक्स ने कहा कि लाइट इज मीन्स लाइट में जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, और लाइट के जो पार्टिकल हैं इनको फोटोन कहते हैं, और लाइट छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में आती है हमारी पृथ्वी पर, वेव के फॉर्म में नहीं आती है, छोटे एनर्जी पार्टिकल से बनी हुई है लाइट। और ये एनर्जी पैकेट्स या एनर्जी पैकेट्स को क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं, या जो लाइट का एनर्जी पैकेट है छोटा वाला उसको फोटोन कहते हैं। और इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? h न्यू के बराबर होगी। न्यू किस बात पर डिपेंड करता है? जो भी फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की उस पर डिपेंड करता है क्वांटम की एनर्जी या फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। और ये सिद्ध भी हो गया। जब ये डिस्कवरी हुई तो इसके बाद और भी डिस्कवरी हुई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इससे ये सिद्ध हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी पार्टिकल करेक्टर है। इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल करेक्टर तो पहले ही माना गया था, लेकिन वेव करेक्टर भी है। वेव मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव करेक्टर भी होता है। ये प्रपोज किया आगे डी ब्रॉगली, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डिस्कवरी की और उनके आधार पर उन्होंने प्रपोज किया एक कंसेप्ट अपना कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल इन मोशन होते हैं उन सब में वेव करेक्टर होता है। इन्होंने ये कह दिया कि हर मैटर में वेव करेक्टर होता है, बशर्ते कि वो मोशन में हो। ऑल मटेरियल पार्टिकल्स आर इन मोशन विल हैव वेव करेक्टर। ये डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया। क्वांटम थ्योरी जब आ गई उसके बाद में ये सिद्ध हो गया कि इलेक्ट्रॉन भी डुअल बिहेवियर का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में डुअल बिहेवियर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। और जब कोई पार्टिकल घूम रहा है तो उसमें वेव नेचर आ जाएगा। यानी अब ये जो बोर्स की मॉडल थी यहाँ से हिलने लग गया, ठीक है, क्योंकि बोर्स के मॉडल क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है और हमको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही डी ब्रॉगली की थ्योरी आई, उन्होंने बता दिया कि हर पार्टिकल जो है उसमें वेव करेक्टर होगा। अगर वो मूविंग कर रहा है, मूविंग पार्टिकल में वेव करेक्टर होगा, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसमें भी वेव करेक्टर होगा। और वेव करेक्टर का वेवलेंथ कितना होगा उन्होंने ये भी कैलकुलेट करके बता दिया डी ब्रॉगली ने कि वेवलेंथ कितना होगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी के बराबर होगा, या हम कहें लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी होगा। ये डी ब्रॉगली ने बताया है ना, डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली ने बता दिया कि पार्टिकल में वेव करेक्टर भी होता है, जो मैटर वेव ये कहलाती है, मैटर वेव यानी मैटर की वेव। और मैटर वेव के लिए इन्होंने ये इक्वेशन दे दी कि इस तरह से इसका हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर ये एकदम फिट बैठ रही थी। उसी समय नेक्स्ट हाइनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया। हाइनबर्ग ने क्या प्रपोज किया था कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइनबर्ग का आ गया। इन्होंने क्या बताया कि किसी भी चीज का
पार्टिकल का अगर उसमें हम केवल अनसर्टेनिटी पता कर सकते हैं, सर्टेनिटी नहीं पता कर सकते, क्योंकि डेल एक्स इंटू डेल बी ये कौन थे? हाइनबर्ग। हाइनबर्ग ने ये बताया कि हम सर्टेनिटी किसी की नहीं ले सकते, मतलब कि हमें पर्टिकुलर पोजीशन पर वो पार्टिकल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये निश्चित नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज या तो इक्वल या फिर ग्रेटर देन h/4π। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिक्स होता है, अगर ये बढ़ेगी तो ये घट जाएगी, ये बढ़ेगी तो ये घट जाएगी, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट h/4π से ज्यादा नहीं होगा, मीन्स या तो बराबर होगा या ज्यादा होगा। तो ये फिक्स हो गया, ये कांस्टेंट है, चूंकि ये कांस्टेंट है तो अगर ये बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी, इसकी सर्टेनिटी बढ़ेगी तो इसकी कम हो जाएगी। यानी हम केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते सर्टेनली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा ही। तो ये हाइनबर्ग का जो प्रिंसिपल आया बोर्स के फिक्स्ड ऑर्बिट के प्रिंसिपल को कंट्राडिक्ट करता है, क्योंकि बोर्स क्या कहते थे कि फिक्स्ड ऑर्बिट में हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर में उस समय माना गया, लेकिन यहाँ पर जब डी ब्रोगली की इक्वेशन आ गई और मैटर वेव की बात होने लगी और ये पता चल गया कि जो मैटेरियल पार्टिकल हैं उनमें वेव करेक्टर भी होता है, और इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो फिर वो क्या बन गया, अब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन वेव बन गया। और इलेक्ट्रॉन वेव बन गया तो अब इलेक्ट्रॉन ऐसे जैसे नहीं घूम रहा है सीधा सीधा, अब इलेक्ट्रॉन किस तरह से घूम रहा होगा, वेव है, वेव कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, तो इलेक्ट्रॉन अब वेव करेक्टर आ गया इलेक्ट्रॉन में, इस तरह से घूम रहा होगा। इस कंडीशन में इसका पोजीशन फाइंड आउट करना और इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना मुश्किल है, हम केवल ये पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर हो सकती है एटम में। इसके बेस पर एक नया मॉडल आया, मिस जब ये चीजें हुई उसके बाद एक फिजिक्स की नई ब्रांच डेवलप हुई जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करने का मेन ये हाइनबर्ग और एक और साइंटिस्ट थे एरविन श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन इन्होंने ये एक इक्वेशन दी, ये जरा सी है, छोटी सी इक्वेशन है मैटर वेव की। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो लंबी चौड़ी बड़ी इक्वेशन है, उसमें कई फंक्शंस हैं, और अगर आप केमिस्ट्री से बाई चांस एमएससी करते हैं तो आपको वो पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी तो आपको उसका केवल एक सुपरफिशियल बस इतना ही जानना है कि हाँ एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी होती है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया, श्रोडिंगर ने ही सॉल्व किया, उन्होंने ही प्रपोज किया था वो वेव इक्वेशन, तो उसमें कुछ वैल्यूज निकली जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट एक साई निकला, साई, ठीक है। साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जो साई स्क्वायर है इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एटम, मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ है, ये साई स्क्वायर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। और साई की एक नहीं कई वैल्यूज निकलती हैं यहाँ पे जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो वो जब कई वैल्यूज निकलती हैं इसका मतलब एटम में कई सारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती होंगी। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया जो आप पढ़ते हो ना 1s 2s 2p 3s 3p, ये कॉन्सेप्ट यानी एटॉमिक ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम से आया। तो अब हम लोग थोड़ा सा जो मेन पॉइंट्स हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस क्या है? साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस क्या है कि इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जहां ज्यादा होगी उस रीजन को हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, अभी तक यह था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ऑर्बिट में है, लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन के बाद ये पता चला कि
ऑर्बिट के अंदर भी रीजन होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, और उस रीजन का नाम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा उस रीजन का है नहीं, फिक्स नहीं है, प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द। अभी जो निश्चित वाली बात थी कि फिक्स है, वो वाली बात खत्म हो गई। अब कौन सी बात इंट्रोड्यूस हो गई? प्रोबेबिलिटी की बात इंट्रोड्यूस हो गई कि प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग होने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है, वो कौन कौन से रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है एटम में, उन रीजन्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसमें साई की कई वैल्यू है, तो एक एटम में कई सारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकती हैं, क्योंकि कई सारी साई स्क्वायर की वैल्यू मिलेंगी हमें, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कई सारी होंगी। उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं? 1s 2s 2p 3s में करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम।